हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने ये डिस्कस किया था जब हमने 11th पार्ट स्टार्ट किया था कि उसके हम 2 पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमने सारे जो डिटेलिंग की वो किसके बारे में की, पार्लियामेंट के बारे में, कि पार्लियामेंट में जो लोकसभा होता है वो क्यों होता है, राज्यसभा क्या होता है, दोनों में स्पेशल पावर्स किसके किसके होते हैं, क्या पावर्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। एक चीज़ जो हमारी छूट गई है, एक्चुअली वो बुक में नहीं दी है, मतलब जो पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की बुक है ना, उसमें ऐसा नहीं गिवन है, इसलिए वो छूट गई। वो हम नेक्स्ट पार्ट में या फिर अलग से जो वो ब्लू वाली स्लाइड वाला जो नॉलेज करके प्लेलिस्ट है उसमें डालेंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेशल मेजॉरिटीज़, जो टाइप ऑफ मेजॉरिटीज़ होती हैं उनके बारे में, ठीक है। अभी पार्ट बी में हम देखेंगे बिल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ बिल्स के बारे में। इसमें थोड़ी जो टाइप्स ऑफ बिल है वो भी उतने अच्छे से नहीं दिया हुआ है इंडियन पॉलिटी में, आई मीन बुक में, तो उसको हम लोगों ने थोड़ा अलग से, मतलब उसके बारे में थोड़ी सी अलग से इन्फॉर्मेशन जो है वो अटैच की है। और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे मिनिस्टर्स के बारे में, फिर एंटी डेफिकेशन लॉ के बारे में, ठीक है। एंटी डेफिकेशन लॉ के बारे में भी और डिटेलिंग की जा सकती है, पर सिंस हम एकदम अकॉर्डिंग टू द बुक चल रहे हैं तो सिर्फ टाइप्स ऑफ बिल जो थोड़ा इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने उसको अटैच किया है। बाकी जो एडिशनल पॉइंट जो हमारे छूट रहे हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, एंटी डेफिकेशन लॉ के बारे में, और 304 अपन पढ़ेंगे उसके बारे में, तो उन सबको हम बाद में डिटेल में कर सकते हैं जब ये हम कंप्लीट कर लेंगे बुक को, ठीक है। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक यूनियन लेजिस्लेचर। अब बुक बिल्स के बारे में जानते हैं कि बिल्स होते क्या हैं। जब भी कोई एक मुद्दा उठाया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है, तो या तो कोई मिनिस्टर है जो उठाएगा, या तो नॉन मिनिस्टर्स मेंबर जो हैं वो उस मुद्दे को उठाएंगे। अगर मिनिस्टर्स उस मुद्दे को उठाते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में बोलते हैं चलो आज हम इस बिल पर डिस्कशन करेंगे या आज हम इस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट बिल। पर अगर कोई नॉन मिनिस्टर है, मतलब कोई मिनिस्टर नहीं है, और वो उस बिल को इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, तो उसको क्या कहा जाता है? प्राइवेट बिल कहा जाता है, ठीक है। अगर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ बिल्स ऐसे हैं जो सिर्फ लोकसभा में जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, कुछ बिल्स ऐसे हैं जो किसी भी जो हाउस है उसमें इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी जो लोकसभा है वो चाहता है बिल पास हो, लेकिन राज्यसभा है वो चाहता है बिल फेल हो जाए, पास नहीं हो, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, ठीक है। दोनों हाउस का एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, उसमें दोनों हाउसेस होते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, जो भी मान लो कि तुम वहाँ पे बातें होती हैं, और उनके आधार पर हल निकाला जाता है, ठीक है, कि कौन सी जो हाउस है उसकी बात मानी जाए। जो ये मनी बिल होता है, इसको आप जब फर्दर हम टाइप्स ऑफ बिल में डिस्कस करेंगे तब भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जो मनी बिल होता है, ठीक है, उसको प्रेसिडेंट भी 14 दिन से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के पास मनी बिल गया लेकिन प्रेसिडेंट ने ना साइन किया ना कुछ किया, उसको रखा है अपने पास कि नहीं अभी हम बाद में साइन करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते प्रेसिडेंट भी। तो जो मनी बिल होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो पावर होती है वो लोकसभा को दी जाती है, ठीक है। अभी ये चीज़ बस याद कर लो, जब हम मनी बिल अभी डिस्कस करेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो हम टाइप्स ऑफ बिल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ बिल। हम 4 तरीके के बिल्स की बात करते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। दूसरा होता है मनी बिल। तीसरा होता है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल 2 टाइप का होता है, एक होता है टाइप 1, दूसरा होता है टाइप 2, ठीक है। और लास्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये भी 2 तरीके का होता है, ठीक है। तो इसको ये चीज़ याद रखना कि कौन सा ऐसा बिल है जो 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा है वो? एक फाइनेंशियल बिल है जो 2 तरीके का होता है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जो 2 तरीके का होता है। अब ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? ऑर्डिनरी बिल की डेफिनेशन ही ऐसी है कि तुमको लगेगा कि कोई डेफिनेशन होती है। इसकी डेफिनेशन है कि ऐसा कोई भी बिल जो मनी बिल नहीं है, फाइनेंशियल बिल नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है, उसको तुम किस में डालोगे? ऑर्डिनरी बिल में। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, कुछ ऐसे बिल हैं जैसे कि चेंजिंग नेम ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो ये ऐसा लगता है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहा है, ये तो चेंज कर रहा है। चेंज में क्या याद आता है? अमेंडमेंट। बट ऐसा नहीं है। ये जो स्टेट के नेम चेंज करना, बाउंड्रीज चेंज करना, ये सब भी किस में आता है? ऑर्डिनरी बिल के फॉर्म में ही इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन
एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब इसमें लोकसभा को ज़्यादा स्पेशल पावर्स नहीं है, इसमें क्या है दोनों सभा हैं, मतलब दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उनको इक्वल पावर दी गई है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो लोकसभा ने इसको इंट्रोड्यूस किया, लोकसभा से बिल जाएगा राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा से पास होने का क्या उनका क्राइटेरिया होता है कि जो सिंपल मेजॉरिटी है वो बिल को गेन करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें उस बिल को पास कर दिया गया, मतलब 33% वोट मिल गया, मान लो मैं ऐसे स्कूल का एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब वो राज्यसभा में चला जाएगा। राज्यसभा में भी उसको सिंपल मेजॉरिटी गेन करनी है, उसके बाद वो चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास 3 पावर हैं। हम लोगों ने जब यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा था तब हमने प्रेसिडेंट्स की पावर पढ़ी थी। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास क्या 3 पावर है, या तो वो जो बिल आया है उसमें वो साइन कर दे कि हाँ चलो ठीक है, अब ये जो बिल है ये एक्ट की तरह मतलब एक्ट बन जाएगा, एक लॉ बन जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट पहली चीज़ ये कर सकते हैं। दूसरी क्या कर सकते हैं, वो कोई रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि चलो ठीक है हम तुम्हारे बिल को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन इस बिल में अगर ये चेंजेस लाए जाएं, अगर इस बिल में ये कुछ नई चीज़ें ऐड की जाएं तो ये बिल और अच्छा हो जाएगा, ये बोल के भी प्रेसिडेंट उसको रिटर्न कर सकते हैं, किसको, मनी बिल को। तीसरी चीज़, वो वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हमने डिस्कस किया था यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव में कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो बिल को होल्ड में रख सकते हैं। कि जैसे मान लो मेरे को कोई ऑर्डिनरी बिल, मैं मान लो प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, मुझे एक ऑर्डिनरी बिल किसी ने ला के दिया कि आप इसमें साइन कर दो, पर मुझे लगता है कि उस बिल की ज़रूरत अभी नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि सडन नीड है इस चीज़ की, तो मैं क्या कर रही हूँ, दूसरे बिल को पास कर देती हूँ, पर इस बिल को अभी होल्ड में रख देते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे पास 4-5 बिल आए, ठीक है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पास 4-5 बिल आए कि इनको एक्ट में बना दो, पर मेरे पास फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं है। मैंने सोचा कि नहीं, ये जो एक बिल है ये बाद में भी अब हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अभी के अकॉर्डिंग इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको होल्ड में कर सकती हूँ वीटो पावर के अकॉर्डिंग। अब इसको कितने दिन तक होल्ड में रखा जा सकता है, जब तक प्रेसिडेंट चाहे। जैसे मान लो कि मेरा प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, 5 साल का होता है, मेरा 3 साल ऑफिस में बचा है और तुमने मुझे बिल ला के दिया, ठीक है, अब मुझे बिल को होल्ड में करना है, तो मैं उसको 3 साल तक, मतलब जितने टाइम तक भी मैं चाहूँ उसको होल्ड में रख सकती हूँ। उसके बाद जब नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएंगे तो वो फिर उनके ऊपर है कि वो उसको होल्ड में रखते हैं या उनको साइन कर देते हैं। ठीक है, तो जब ऑर्डिनरी बिल पास होता है तो प्रेसिडेंट के पास 3 चॉइसेस होती हैं, या तो वो बिल को साइन कर दे और उसको एक्ट बना दे या लॉ बना दे, या तो फिर उसको रिकमेंडेशन के साथ रिटर्न कर दे, या तो उसको होल्ड में कर दे कि नहीं अभी मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ और इसको मैं बाद में जो है साइन करूँगा। अब मनी बिल क्या होता है, मनी बिल ऐसा बिल होता है जिसमें आर्टिकल 110 से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आती हूँ, समझ रहे हो, मतलब एक आर्टिकल है, आर्टिकल 110, उसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं कि जैसे टैक्स का इम्पोजिशन है, टैक्स में कोई भी तरीके की ऑल्टरनेशन हो रही है, किसी भी तरीके से चेंजेस आ रहे हैं टैक्स में, ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे जब हम मेजॉरिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उसमें हम एक्स्ट्रा पॉइंट डाल देंगे एक। ठीक है, तो इस तरीके की जो भी चीज़ें जो आर्टिकल 110 से रिलेटेड हैं, यहाँ पे वर्ड ऐड करना ओनली जब सिर्फ 110 से रिलेटेड हैं, तो किस में आएंगी, वो मनी बिल में। मनी बिल, जब भी मनी बिल को तुमको लाना होता है तो उसके लिए तुमको रिकमेंडेशन चाहिए, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, किससे, प्रेसिडेंट से, मतलब कि प्रेसिडेंट ही रिकमेंड करते हैं तभी जो मनी बिल है उसको लोकसभा इंट्रोड्यूस कर सकता है। मतलब अगर सिर्फ लोकसभा इंट्रोड्यूस कर सकता है तो उसमें ज़्यादा पावर किसको दी गई है, लोकसभा को दी गई है। ठीक है, मतलब इसमें इक्वल पावर ऑफ द हाउसेज नहीं है, राज्यसभा को उतनी पावर नहीं दी गई है। अब क्या होगा, मान लो लोकसभा में पास हो गया बिल, ठीक है, किससे पास होगा, सिंपल मेजॉरिटी से। अब वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। जब बिल राज्यसभा में जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि जब वो राज्यसभा में जाए तो राज्यसभा उसको पास कर दे, पर ज़रूरी ये भी नहीं है कि वो उसको पास ना करें, वो उसको रिकमेंडेशन के साथ वापस भेज सकता है।
कि देखो ये इसमें ये चेंजेस लाने हैं, ठीक है। पर राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है कि वो बोल दे कि ये बिल जाएगा ही नहीं, इस बिल को मैं होल्ड में कर दूंगा, या इस बिल में मैं बहुत सारा डिस्कशन करूंगा उसके बाद ही डिसीजन लूंगा। क्योंकि मनी बिल को सिर्फ 14 डेज के लिए ही जो है वो राज्यसभा अपने पास रख सकता है। अगर वो 14 डेज के बाद उस बिल को पास नहीं करता है तो वो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाता है, मतलब वो ऑटोमेटिकली लोकसभा के पास वापस जाता है और लोकसभा उसको किसको भेज देते हैं, प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर नहीं है कि वो मनी बिल को होल्ड में रख दें या फिर उसको रिटर्न कर दें। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही रिकमेंड किया था, तो रिटर्न करने की और होल्ड करने की बात ही नहीं होती। तो प्रेसिडेंट भी मनी बिल को 14 डेज से ज़्यादा जो है अपने पास नहीं रख सकता। समझ में आया? मनी बिल स्पेशल बिल है, इसमें लोकसभा को ज़्यादा जो है सपोर्ट कह सकते हैं, पावर है वो दिया जाता है। अब फाइनेंशियल बिल क्या होता है? फाइनेंशियल बिल में क्या होता है, ये मनी बिल है प्लस इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, कुछ भी मनी से नॉन रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या होगा, फाइनेंशियल बिल। ये टाइप 1 है। टाइप 2 क्या है? कोई भी ऑर्डिनरी बिल हो जिसमें पहले हमको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए हो, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल जिसमें पहले हमको रिकमेंडेशन चाहिए कंसिडरेशन के लिए फ्रॉम प्रेसिडेंट, उसको क्या कहते हैं हम, फाइनेंशियल बिल टाइप 2। अब ये दो तरीके, ये क्या होता है, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, मतलब इसमें भी ज़्यादा पावर किसको दी गई है, लोकसभा को। लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, सिंपल मेजॉरिटी से पास होना, राज्यसभा में जाना, राज्यसभा में डिस्कशन होना, ये सब कैसा होता है, ऑर्डिनरी बिल के जैसा ही होता है। फाइनेंशियल बिल में एक चीज़ ये याद रखना कि सिर्फ कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, ठीक है, कंसिडरेशन के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पढ़ो, ये भी दो तरीके के होते हैं, ये चीज़ याद रखना। आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 को एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये क्या है, ये सजेशंस बताता है, मतलब ये मेथड बताता है कि तुम अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट चाहते हो तो आर्टिकल 368 को फॉलो करके तुम अमेंडमेंट ला सकते हो, ठीक है। अब ये अमेंडमेंट दो टाइप के होते हैं। पहला, इट डज नॉट अफेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब कि अगर वो स्टेट की कोई पॉलिसी को इफेक्ट नहीं करता हो, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को इफेक्ट करता हो, सिर्फ सेंट्रल की पॉलिसी को इफेक्ट करता हो, तो उसको क्या कहते हैं, टाइप ए। टाइप बी कौन सा होता है, जो स्टेट की पॉलिसी को भी इफेक्ट करे, ठीक है। मतलब अगर कोई बिल ऐसा आता है जो स्टेट की पॉलिसी को इफेक्ट करेगा तो वो टाइप बी होगा, और अगर इफेक्ट नहीं करेगा तो वो क्या होगा, टाइप ए। अब टाइप ए को डिस्कस करते हैं, थोड़ा लेंदी है बट अच्छे से पढ़ना, अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। अब टाइप ए में क्या होता है, जो टाइप ए है ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, बट इसको पास होने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी। उसके बाद ये किसको जाएगा, प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो देखो पहले क्या होगा, लोकसभा में हुआ, लोकसभा से राज्यसभा में गया, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी मिल गई, 2/3 इसमें प्रेजेंट थे और वोट किए थे। उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट भी इसको बहुत देर तक होल्ड करके नहीं रख सकता, और प्रेसिडेंट को भी इनको पास करना पड़ता है। प्रेसिडेंट के पास पहले पावर थी कि वो होल्ड करें या फिर उसको मना करें या फिर जो भी करें, पर अब नहीं है। क्यों? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत ये जो उनके पास पावर थी ये वापस छीन ली गई है। अब टाइप 2 का कौन सा होता है, टाइप 2 में और टाइप 1 में सिर्फ एक डिफरेंस है। अब देखो ये क्या है, ये स्टेट से रिलेटेड है, तो पहले क्या होगा, लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर में जाएगा, क्योंकि स्टेट के लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, तो स्टेट लेजिस्लेचर में जाना चाहिए ताकि उनको पता चले कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना, उसमें डिस्कशन हो, तो फिर वहाँ डिस्कशन होगा। अब जैसे हमारे 29 स्टेट है, तो 29 से जो हाफ से ज़्यादा होगा वो क्या होगा, 15। तो अगर 15 स्टेट जो हैं उन्होंने इसको सिंपल मेजॉरिटी से इस बिल को पास कर दिया, तो क्या होगा, ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा और ये लॉ बन जाएगा। समझ में आया? सिर्फ एक डिफरेंस होता है, क्या, कि जो स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, वो क्या करता है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाता है। अब ऐसे कौन कौन से बिल हैं जिसके लिए प्रायर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट की? पहला, मनी बिल, दूसरा फाइनेंशियल बिल, तीसरा ऑर्डिनरी बिल जो आर्टिकल 3 से जो है रिलेट रखता है। आर्टिकल 3 कौन सा था? आर्टिकल 3 वो था कि तुम किसी भी स्टेट की बाउंड्री इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, नेम चेंज कर सकते हो, कुछ और नया नाम रख सकते हो, नया स्टेट बना सकते हो, ठीक है। तो ये जब कोई ऐसा बिल आता है ऑर्डिनरी बिल, तो इसमें भी जो प्रेसिडेंट है उनकी रिकमेंडेशन चाहिए होती है।
एनी बिल दैट अफेक्ट द टैक्सेशन इन विच स्टेट इज़ इंटरेस्टेड, मतलब ऐसा कोई टैक्स में इंक्रीज या डिक्रीज लाया जाए जो स्टेट को इफेक्ट करता है, तो वो भी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से आता है। लास्ट, अगर किसी स्टेट में ट्रेड का फ्रीडम छीना जाता है, जैसे मान लो कि मैंने कह दिया कि मैं पंजाब में रहती हूँ लेकिन पंजाब से जो आंध्र प्रदेश है वहाँ कुछ जाएगा ही नहीं, वहाँ ट्रेडिंग ही नहीं होगी, अगर ऐसा कुछ लाते हैं बिल तो उसको भी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से लाते हैं, और ये रिलेटेड है आर्टिकल 304 से। अदर फैक्ट्स में क्या देखना है हमको कि 0R एक इंट्रोड्यूस होता है, मतलब कि जब क्वेश्चन आर चलता रहता है, जब क्वेश्चन की बात चलती रहती है तो एक तो अपोजिशन पार्टी होती है, ठीक है, और एक तो रूलिंग पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी जिसका पीएम है, अपोजिशन पार्टी जिसका पीएम नहीं बन पाया पर बन सकता था अगर ये नहीं होता, ठीक है। तो जो अपोजिशन, ये जो 0R होता है उसमें क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन अपोजिशन उठा सकता है जो कि रिलेटेड भी ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा दिया, ऐसा जैसे कि मान लो कि अभी मान लो बात चल रही है फाइनेंशियल बिल की, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, राहुल गांधी ने किसान वाला जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो फार्मर्स बिल था उसको उठाया, ठीक है। तो बात क्या हुई, ये बिल अभी नहीं उठाना चाहिए था क्योंकि वो ऑलरेडी पास हो चुका था, वो ऑलरेडी सब कुछ हो चुका था उससे रिलेटेड, ठीक है। तो क्या है, ये इसको अभी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं थी। ये राहुल गांधी कब उठा सकता था, 0R, जब 0R होता है तो उसमें कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, तब वो ये क्वेश्चन उठा सकते थे। पर 0R में क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी है उनके मिनिस्टर्स जो होते हैं वो जवाबदेह नहीं होते, मतलब तुम क्वेश्चन करो पर ज़रूरी नहीं है कि रूलिंग पार्टी वाला तुमको जवाब दे, वो चुपचाप बैठ के सुन भी सकता है कि चलो ठीक है, अच्छा बोल रहा है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोलते रहो ऐसा टाइप, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो डिलिब्रेशन, डिस्कशन, अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉ, फाइनेंशियल कंट्रोल, नो कॉन्फिडेंस मोशन आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट। अगर इस एक एक टॉपिक पे आप वीडियो पढ़ोगे, अगर एक एक टॉपिक जो है इसमें भी आप बहुत डिटेल स्टडी कर सकते हो। ये सिर्फ टर्म्स है, इनकी डेफिनेशन ढूंढो, इनके बारे में ढूंढो कि कहाँ पे डिस्कशन हुआ था, इनके एग्जाम्पल्स ढूंढो, इनके बारे में जितना ढूंढ सकते हो ढूंढो, ठीक है। अब स्टैंडिंग कमेटी, ये कमिटीज़ के बारे में आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, जैसे जेवीपी कमेटी मेरी फेवरेट कमेटी है, नाम याद रखना बहुत इजी होता है इसलिए मैंने इसको याद कर लिया है, मतलब दिमाग में रहता है हमेशा ये। जैसे ये कमेटी बनती हैं, स्टैंडिंग कमेटी बनती हैं, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटीज़ बनती हैं, ये सब भी पार्लियामेंट के जो फंक्शंस हैं उनमें लाई जा सकती हैं। ये लोग क्या करती हैं, ये स्टडी करती हैं, जैसे इनका मेन काम क्या है कि तुम स्टडी करो कि इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, तुम स्टडी करो इस बिल से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, तुम स्टडी करो नीड है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो भी पार्लियामेंट के एक फंक्शन में मानी जाती हैं। जो 52nd अमेंडमेंट बिल था, इसको कहते हैं एंटी डेफिकेशन अमेंडमेंट बिल। इसमें क्या हुआ था, देखो क्या हुआ था कि पहले क्या था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। क्यों नहीं था, देखो एक तो अमेंडमेंट से आया है, तो तुमको पहले ही समझ जाना चाहिए कि अगर कोई चीज़ अमेंडमेंट से आई है, बदलाव करके आई है, इसका मतलब वो ओरिजिनल तौर पे बिलोंग नहीं करती थी, पहले से वो नहीं थी। जैसे कि कोई चीज़ अगर लाई गई है तो वो पहले से नहीं थी, समझ में आ रहा है ना, कि अगर तुम्हारे घर पे नई कार आई है तो तुम्हारा मतलब है कि पुरानी कार तो थी, नई कार तुम्हारे पास पहले नहीं थी, अभी आई है, समझ में आया। ऐसे ही कोई चीज़ अगर अमेंडमेंट से आई है तो वो पहले नहीं थी। तो ये जो एंटी डेफिकेशन लॉ है ये पहले से नहीं था, बाद में लाया गया है, तो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं था। ये क्यों आया, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे कि जैसे एक आदमी है, ये पहले ए पार्टी में है, फिर बी पार्टी में है, फिर सी पार्टी में है, एक स्लोगन मान लो या एक कोट मान लो, कहा जाता था आया राम गया राम, ठीक है। ये एक हरियाणा के यूनियन लेजिस्लेचर के एक मेंबर थे जो एक दिन में 3 पार्टियां इन्होंने बदली थी, तो उसके बाद ये एंटी डेफिकेशन लॉ लाया गया था। इसमें क्या था, इसमें सिर्फ ये सारे डिटेल्स तुम पढ़ लेना, मैं तुमको बेसिक सी एक लाइन बता देती हूँ कि जब भी किसी पार्टी को लगता है, जैसे मान लो एक लीडर है, ठीक है, और एक ये मैं हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अपनी लीडर की बात ही नहीं मान रही हूँ, वो बोल रहे हैं कि उस जगह पे मतलब कि इस बिल को पास नहीं कराना है, पर मैंने वोट दे दिया पास कराने में, मुझे लीडर बार बार पार्लियामेंट में बुला रहा है पर मैं पार्लियामेंट में जा ही नहीं रही हूँ। जैसे अभी जब राजस्थान में कांग्रेस का एक चल रहा था ना, एक मेंबर वहाँ से निकले थे तो उनको कह रहे थे कि इनको हम पार्टी से निकाल देंगे, है ना, उनको रिमूव कर दिया जाएगा पार्टी से। क्यों, क्योंकि वो ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो जब भी कोई मेंबर पार्टी के जो
पार्टी के जो कहते हैं ना एक पॉलिसी होती है, एक लाइन होती है, अगर वहाँ से अलग जाने लगता है तो पार्टी के पास ये पावर है कि उसको पार्टी से निकाल दिया जाए और वो दोबारा पार्टी में ना आए। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो गई, ये एंटी डेफिकेशन लॉ के बारे में हो गई। अब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लो। इसमें क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं पार्लियामेंट में। कैसे तुमको समझ में आता है, प्रेसिडेंट में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खेल रहे थे, प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खेल रहे हैं, कोई बिल पास होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथों से होता है, हम किसको इलेक्ट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। तो सारी चीज़ें किससे कोरिलेटेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। मतलब इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा कौन है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर कौन है, ये कौन है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, या उसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब कोई डायरेक्ट इलेक्शन तो होता नहीं है प्राइम मिनिस्टर के लिए। तुमने मोदी को तो वोट दिया नहीं है, तुमने किसको वोट दिया है, जो तुम्हारे एरिया का तुम्हारे एरिया से जो जिन्होंने चुनाव लड़ा होगा, तुमने उसमें बीजेपी को वोट दिया होगा, फिर उसने क्या किया, उसने मोदी को इलेक्ट किया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए डायरेक्ट वोटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या होता है, इनडायरेक्टली वोटिंग होती है। और फिर जो हम इलेक्ट करते हैं वो किन को इलेक्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। अब ये चीज़ याद रखना कि ऐसा नहीं होता कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने इलेक्ट कर लिया तो अब वो जाके प्राइम मिनिस्टर ही बन जाएंगे। क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि हमने मेजॉरिटी दे दी मोदी को, ठीक है, तो ऐसा होगा कि जब तक प्रेसिडेंट एक लेटर नहीं लिखते इनविटेशन का बीजेपी को, ठीक है, बीजेपी को एक इनविटेशन का लेटर जाएगा प्रेसिडेंट के थ्रू, अगर वो नहीं जाएगा ना तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। अब प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए कर सकते हैं, उनका मतलब उनका टाइम मैक्सिमम टाइम तो 5 साल है। पर कभी कभी क्या होता है कि वो लो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, अगर वो मेजॉरिटी नहीं शो कर पाते हैं तो वो हार जाते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अदर मिनिस्टर्स को ताकि वो प्राइम मिनिस्टर की हेल्प कर सकें। ठीक है, तुम देखना हमेशा जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री बनाई जाती है, एक फाइनेंशियल मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्ट्री एक संभालता है ना। तो एक क्या है, ये सब लोगों को भी जो प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ताकि वो प्राइम मिनिस्टर की मदद कर सकें। प्राइम मिनिस्टर अपने मिनिस्टर पिक करने के लिए खुद भी फ्री होते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है जो कैबिनेट मिनिस्ट्री में आ रहा है, ठीक है, जैसे वो फाइनेंशियल मिनिस्टर बन रहा है या कुछ बन रहा है, ठीक है, और वो पार्लियामेंट के हाउस का मेंबर होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको बना देते हैं। ठीक है, 6 महीने के लिए तुम बना सकते हो। ये सारे जो मिनिस्टर ऑफिशियली इलेक्ट होते हैं इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। ठीक है, और बस फिर इतना ही है। फिर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर देख लो। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होंगे, जिन्होंने अलग अलग जो है विभाग संभाल रखे हैं, जैसे होम मिनिस्टर की हम बात कर रहे थे, मिनिस्ट्री की बात कर रहे थे, एक्सटर्नल अफेयर, फूड सप्लाई सेक्टर की बात कर रहे थे। द डिसीजन जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वो एक्चुअली इन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर से ही आती है। जैसे ये 10-15 है, इनकी एक मीटिंग, और उस मीटिंग के थ्रू जो रिजल्ट निकलेगा उसको एज अ बिल इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, फिर वो बिल पास होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जो नियम निकलते हैं वो। और फिर जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, स्टेट मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट आर जनरली अपॉइंटेड टू असिस्ट। जो स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं ये लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। जो थोड़े बहुत चीज़ें छूट गई हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, जैसे मेजॉरिटीज़ के बारे में, टाइप ऑफ मेजॉरिटी छूट गई है, वोटिंग राइट्स छूट गए हैं, और जो 110 आर्टिकल नंबर था उसके बारे में छूट गया है। इन सबको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हम पूरी पॉलिटी की बुक ख़त्म कर लेंगे। अभी तो हमको लोकल गवर्नमेंट ही पढ़नी है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आपको पसंद आया होगा, और ख्याल रखना अपना। थैंक यू, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, टेक केयर, बाय बाय।